वापस से बोले, मैं शुरू कर दूंगा नेक्स्ट वन आज। कैजुअल कॉलर, एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसी। हालांकि आपने थोड़ा और स्लो मोशन में आ गए, आप इतना नहीं आना था। खैर, अच्छा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि किस में क्या होता है, तो आप बैक टू बैक चिपक के आंसर दोगे क्या? चलो, पोस्टर लगवा देंगे। डायरेक्ट, इन्हें बदली वर्कर बोला जाता है। किसको, जो जिन बंदों को हम किस में हायर करते हैं, बोलो ना। जिन जिन बंदों को हम कौन से मेथड में हायर करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? बदली वर्कर्स। क्या बोला जाता है? ये सबसे महंगा सोर्स होता है। अबे तुम बताओ ना, उल्टा ही ज्ञान की गंगा पेल रहे हैं। तुम बताओ महंगा कौन, मतलब हालांकि मैंने वो गलत बोल दिया, सबसे महंगा ऐसे नहीं बोल सकता मैं कैसे बता सकता हूँ ऐसे सबसे महंगा, लेकिन हाँ इतना तो बोल सकता हूँ कि महंगा सोर्स होता है। हाँ जी, एडवर्टाइज। ये नेशन वाइड डिमांड और सप्लाई को मैच करते हैं एम्प्लॉइज की। प्लेसमेंट एजेंसीज। अच्छा, ये अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड के लिए होता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या जस्ट यही है बस? और बोल दो। हाँ बोलो। कैजुअल कॉलर्स, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अच्छा, अभी तो जरूरत नहीं है, तू एप्लीकेशन देके जा अपनी, जब होगी तो बुला लेंगे। हाँ जी, कैजुअल कॉलर्स। इसको हमने अप्रोच किया था, इसने हमको अप्रोच किया था? इसने हमको अप्रोच किया था। अच्छा, हम मीडिएटर का काम करते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, साथ में एक लाइन और बोलता हूँ, इसके फ्री में भी चलाते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, और हमसे मतलब है गवर्नमेंट, ठीक है ना। लेकिन हम फीस चार्ज करते हैं। हम प्रोफेशनल बंदे को हायर करके देंगे, हम टेक्निकल बंदे को हायर करके देंगे, हम मैनेजरियल बंदे को हायर करके देंगे। लिपसिंग कर रहा है, कह रहे बोलना तो पड़ेगा। चलो, ये इसमें क्या होता है कि इकट्ठे हो जाते हैं लोग, जो दिन आपने बोला, जो समय आपने बोला। कौन होता है बताओ? डायरेक्ट की कैजुअल? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। समझ में आ रही है बच्चों बात? चलो, आई थिंक मैंने मोटे मोटे तौर पे सारे पॉइंट्स आपको पूछ लिए। नेक्स्ट वन है, उठा ले जाएंगे तुझे तेरे कॉलेज से। हाँ जी। कैंपस रिक्रूटमेंट, कैंपस प्लेसमेंट भी इसको बोला जाता है। जैसे कि मैंने आपको बोला, उठा ले जाएंगे तुझे तेरे, बेसिकली क्या होता है, आपने देखा होगा या सुना होगा आपके बड़े भाई बहन के बारे में, या आपके फैमिली में, आपके रिलेशन में, कि जो, जैसे कोई भी बंदा ग्रेजुएशन कर रहा है या पीजीटी कर रहा है, किसी कॉलेज से कर रहा है, अक्सर ऐसा सुना होगा आपने कि भाई हमारा लास्ट सेम चल रहा है या सेकंड लास्ट सेम चल रहा है, और प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आ रही है हमारे कॉलेज में। हाँ, वे हमें वहीं से उठा के ले जाती है, मतलब कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है। आजकल काफी पॉपुलर सोर्स है एक्सटर्नली अपनी वैकेंसीज को फिलअप करने का, बिकॉज इसमें सबका फायदा है। कैंपस वालों का भी फायदा है, मतलब यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस वालों का भी फायदा है, बच्चों का भी फायदा है, और कंपनीज का भी फायदा है। बच्चों को इसलिए फायदा है कि उन्हें धक्के नहीं खाने पड़ते इधर उधर, पढ़ते रहते हैं, कंपनी आती है, इंटरव्यू वगैरह क्रैक करते हैं, जो भी उनके एचआर वगैरह के राउंड्स होते हैं वो क्रैक करते हैं, और वहीं से क्या हो जाती है, उनकी जॉब क्या हो जाती है, फाइनलाइज हो जाती है। कैंपस वालों को क्यों फायदा है? कैंपस वालों को फायदा इसलिए बिकॉज उनके कॉलेज का भी क्या होएगा, नाम होएगा, कि भाई हमारे यहाँ का इतना प्लेसमेंट है, बच्चों को धक्के खाने की जरूरत नहीं है, उधर के उधर ही हम क्या करा देते हैं, हाँ जॉब लगवा देते हैं।
ठीक है ना, वो बात अलग है कि बच्चे ने अपने दम पे ली हो या कैसे भी ली हो, ठीक है, लेकिन अभी जब इकोसिस्टम में है तो सभी का फायदा होता है। खैर, एक का फायदा नहीं होता, कंपनी का फायदा क्यों है? है? अभी क्या है कि कंपनी आती है, कैंपस में आती है, तो सारी चीजें अरेंज कौन करा देते हैं? कैंपस वाले अरेंज करा देते हैं, प्रेमाइस वो अरेंज करा देते हैं, फैसिलिटीज वो अरेंज करा देते हैं, ठीक है ना। तो एक तो कहीं कहीं ना कहीं कंपनी का क्या हो जाता है, एक तो खर्चा कम हो जाता है, और दूसरी बात कंपनी ने भी इधर उधर धक्के नहीं खाने पड़ते हैं। केवल एम्प्लॉयज को कोई ना धक्के खाने पड़ते हैं, एम्प्लॉयज को भी, सॉरी, कंपनीज को भी तो क्या चाहिए? अच्छे एम्प्लॉयज चाहिए ना। तो अभी नए नए लौंडे आ रहे हैं, है ना, नए नए लड़के आ रहे हैं, नए नए बच्चे आ रहे हैं, लड़के लड़कियां, तो उन्हें कॉलेज में से ही क्या कर लेते हैं, वो हायर कर लेते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे उनका टाइम की सेविंग हो सकती है, उनकी मनी की सेविंग हो सकती है, एनर्जी की सेविंग हो सकती है, तो सभी का फायदा है। दैट्स वाई हम बोल रहे हैं उठा ले जाएंगे तुझे तेरे कॉलेज, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं कैंपस प्लेसमेंट या कैंपस रिक्रूटमेंट, ठीक है। चलो देखते हैं। इन दिस मेथड ऑर्गेनाइजेशंस कंडक्ट इंटरव्यूज। इस मेथड में जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन कौन? कंपनीज या यूनिवर्सिटीज? कंपनीज। कंपनीज कंडक्ट इंटरव्यूज। कंपनी क्या करती है? इंटरव्यू कंडक्ट करती है, किसमें? कैंपसेस ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूट्स, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के कैंपसेस में। जैसे मान लिया आईसीआई का भी क्या होता है, कैंपस प्लेसमेंट होता है, या आईसीएसआई का होता है, तो इनका कैंपस प्लेसमेंट होता है, कंपनी वहीं पे आती है, ठीक है ना, और वहीं पे अपने जो भी है अपने राउंड्स वगैरह कंडक्ट करा करके वहीं पे क्या होता है, फाइनलाइजेशन होता है, ठीक है ना, यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस में या कॉलेजेस के कैंपसेस में, टू सर्च फॉर द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट। किसको ढूंढने के लिए? हाँ, तो कंपनी क्या करती है, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज वगैरह में क्या कराती है, बोलो ना, इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट कराती है। इट हैज बिकम अ पॉपुलर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। आजकल बच्चों ये क्या है, काफी पॉपुलर सोर्स है किसका? रिक्रूटमेंट का। क्योंकि बच्चा भी क्या है, बच्चा भी अगर सबसे पहले एडमिशन लेता है कहीं पे, तो ये पूछता है जी आपका प्लेसमेंट कैसा है, ठीक है ना। उनसे अगर सही से पता नहीं चल पाता, तो फिर जो सीनियर्स वगैरह होते हैं, जो कॉलेज के पुराने एग्जिस्टिंग बच्चे होते हैं, उनसे पूछता है, ठीक है ना। अच्छा, कॉलेज वाले भी सबसे पहले ये बताते हैं कि जी हमारे यहाँ का प्लेसमेंट इतना है, एवरेज पैकेज ये है, मैक्सिमम पैकेज ये है, ठीक है ना, मिनिमम तो बताते नहीं। आगे तो कह रहे इट हैज बिकम अ पॉपुलर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर टेक्निकल। किसके लिए आजकल पॉपुलर सोर्स है? टेक्निकल, प्रोफेशनल और मैनेजरियल पोजीशंस के लिए या जॉब्स के लिए। क्या ये सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड के लिए नहीं होता क्या? अरे सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड के लिए नहीं होता है, ठीक है ना। वो सेमी स्किल्ड और अगर अनस्किल्ड है, तो फिर वो कैंपस में होने का फायदा क्या है उनका, ठीक है ना, फिर तो अपने बाप का पैसा उड़ा रहे हो। आगे बच्चों, फॉर एग्जाम्पल कंपनीज विजिट इंस्टीट्यूट्स लाइक आईसीएआई, आईसीएसआई, आपने नाम सुना है ना इनका? आई आईसीएआई, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आईसीएसआई, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, फॉर कैंपस रिक्रूटमेंट। इन अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में जो कंपनीज होती है वो रिक्रूटमेंट के लिए जाती है। बहुत सिंपल, बहुत आसान। समझ में आई बात आपको? अभी तक हमने कौन कौन देखे? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर, एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसी, कैंपस प्लेसमेंट। कैंपस प्लेसमेंट बोलेंगे मतलब याद आपको दोनों ही नाम रखने हैं अपने माइंड में, लेकिन जब हम फ्लो में बोलेंगे तो कैंपस प्लेसमेंट बोलेंगे, फ्लो को नहीं बिगाड़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है, इसको थोड़ा तेजी से बोलेंगे ऐसे, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब क्या है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज? क्या होता है बच्चों, जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज होते हैं, कंपनी उनको एनकरेज करती है। क्या करती है? एनकरेज करती है कि भाई अगर आपके कोई जान पहचान में, आपके फैमिली में, आपके रिलेशन में इस पोस्ट के लिए, इस जॉब के लिए अगर कोई सुटेबल बंदा हो, तो आप हमें रिकमेंड करें। क्या करें? रिकमेंड करें। और ये काफी एक बेहतरीन तरीका हो सकता है, बेहतर तरीका हो सकता है। कैसे? बिकॉज जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन्हें हमारे बारे में पता है, हमारे वर्किंग स्टाइल के बारे में पता है, हमारी रिक्वायरमेंट के बारे में पता है, और इस बंदे को अपने, जिसको ये रिकमेंड करेगा उसके बारे में पता है कि वो इस कंपनी के लिए लायक है या नहीं है, वो बेहतर बंदा हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है ना।
ये हमारे बारे में भी जानता है और ये उसके बारे में भी जानता है, तो हम इसी को बोलते हैं कि तुम्हारे अगर जान पहचान में कोई बंदा हो तो रिकमेंड करो, है ना, उसको बोलो कि वो अप्लाई करे, हम बाकी के फिर आगे के राउंड्स क्या कराएंगे, कंडक्ट कराएंगे। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है बच्चों। अभी होता है ये कंपनी की वेबसाइट्स वगैरह पे आज के दिन पे, मतलब क्या होता है बेसिकली, एक अलग से ही उन्होंने सेक्शन डिजाइन किया होता है, एक पोर्टल डिजाइन किया होता है, जहाँ पे वो क्या करते हैं, अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को ऐसे बोलते हैं कि आप क्या करें, रेफर करें किसी बंदे को, ठीक है ना, हमारी इस पोजीशन के लिए क्या करें, रेफर करें। तो वो क्या करते हैं फिर, वो जो एम्प्लॉयज होते हैं एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, वो क्या करते हैं, जैसे लेट सपोज मान लिया मैं कहीं पे क्या करता हूँ, जॉब करता हूँ, ठीक है ना, आपको जॉब की जरूरत है, आपने कुछ तो किया है, कुछ तो प्रोफेशनल कोई तो कोर्स किया है, और आपको जॉब की जरूरत है, आपने बोला नमन भाई अगर कोई अच्छी जॉब अगर हमारे लायक होगी इस फील्ड की तो हमें थोड़ा बताना, ठीक है ना। मेरे को उधर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में पता पड़ा कि ऐसे ऐसे 2 4 5 क्या है पोस्ट खाली है, ठीक है ना। अब ऐसे हुए उसमें भी रिकमेंडेशन करने की भी लिमिट होती है, ऐसे नहीं कि मैं सबको मैंने रिकमेंड कर दिया, ठीक है ना, मान लिया मैं 2 रेफरल दे सकता हूँ, कितने रेफरल दे सकता हूँ। अच्छा, इसमें क्या होता है बच्चों कि जब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज जो होते हैं, जब वो रेफर करते हैं किसी एम्प्लॉय को, तो सामने वाले को प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है, जिसको जॉब चाहिए उसको प्रायोरिटी क्यों मिलती है, बताना तुम। एक तो एक तो कंपनी ने खुद बोला कि तुम रेफर करो, ठीक है ना, दूसरा हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ने क्या किया है, रेफर किया है, तो उसने कुछ सोच समझ के बेहतर ही बंदा क्या किया होगा, रेफर किया होगा, ठीक है ना। अच्छा, बाकी कोई एक, फिर दूसरा इसमें तीसरा फैक्टर ये लग जाता है कि अगर हमारे एग्जिस्टिंग बंदे ने किया है तो उसको इज्जत देनी है, और साथ में से ज्यादा भी पता होगा, हमारे बारे में पता है, उसके बारे में पता है, तो तुमको प्रायोरिटी ज्यादा इसलिए मिलेगी बिकॉज कोई भी एक अननोन बंदा आ रहा है और एक जान पहचान के थ्रू आ रहा है, तो प्रायोरिटी, है ना, आपका रिज्यूमे, आपका जो सीवी है वो पहले लग जाएगा। लेट सपोज अगर 10वें नंबर पे था तो दूसरे तीसरे नंबर पे आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, शेयर और नो। तो ये भी काफी बढ़िया तरीका है, इनफैक्ट ये प्रैक्टिकली इसको मैंने अभी 3 4 दिन पहले ही अप्लाई किया है अभी, ठीक है ना। एक बंदे के यहाँ एक बंदे का रेफरल देना था, तो वहाँ पे इसका जो एग्जिस्टिंग जो स्टाफ है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है, उसके थ्रू रेफरल जनरेट कराया। तो ये होता है लगभग लगभग आज के टाइम पे हर एक कंपनी इस वाले मेथड को क्या करती है, यूज करती है, क्योंकि ये काफी बेहतर तरीका हो सकता है कंपनी के लिए, ठीक है ना, टाइम सेविंग भी होता है, क्या भी होता है, क्यों होता है, बिकॉज कंपनी ने क्या करना है, बहुत सारे राउंड कंडक्ट कराने पड़ेंगे, लेकिन ये बंदा जो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे 10 20 सालों से काम कर रहा है, इसने ऑलरेडी ऐसे बंदा बताया होगा कि जो 3 4 फिल्टर तो इसने अपने आप ही लगा के बताए होंगे। समझ में आ रही है, लेट सपोज इसी के डिपार्टमेंट में अगर जरूरत है, कहीं पे बच्चों यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है, यहाँ पे बायसनेस के भी इशू आ जाते हैं, किसके इशू आ जाते हैं, अब मान लिया मेरे डिपार्टमेंट में पोस्ट है, मेरे को रेफर करना है, ठीक है ना, कई बार ऐसा हो सकता है मेरे को अपनी फैमिली मेंबर वाले को क्या करना हो, मतलब उसको जॉब दिलानी हो, भले ही वो क्या हो, नालायक हो, उसको कुछ ना आता हो, मैंने उसे क्या कर दिया, रेफर कर दिया, है ना, इस केस में क्या हो सकता है, गलत बंदा भी आता है, मतलब दोनों ही चांसेस हैं। चांसेस ये भी है कि अगर देखो, अगर हम हमारे साथ अगर इंटीग्रिटी इशू है, तो हम कैसे बंदे को रिकमेंड करेंगे, जो अपनी फैमिली का हो, ठीक है ना। और भले अगर वो बात अलग है कि अगर फैमिली का बंदा लायक है ना, तो वो तो एक अलग इशू है, लेकिन दिक्कत कब हो जाएगी, अगर सामने वाला नालायक है, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन अगर हमारे साथ कोई इंटीग्रिटी इशू नहीं है, हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हम वाकई में चाहते हैं कंपनी में एक अच्छा बंदा है, तो हम एक अच्छे बंदे को क्या करेंगे, सेलेक्ट, मतलब रिकमेंड करेंगे, सेलेक्ट तो नहीं कह सकते, रिकमेंड करेंगे, ठीक है जी। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज, हिंदी मीनिंग बताओगे इसका, एम्प्लॉइज की रिकमेंडेशन, कौन से वाले एम्प्लॉइज की रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज ये एक तरीका है, किसका, एक्सटर्नली वैकेंसीज को रिक्रूट करने का। अब इसका मतलब बताओ, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय का, इंग्लिश की हिंदी बोल रहा हूँ, कुछ नहीं बोल रहा हूँ, समझाता मैं चुका हूँ आपको। एम्प्लॉइज को रिकमेंड करना या एम्प्लॉइज की रिकमेंडेशन, इसका हाँ, एम्प्लॉइज को रिकमेंड करना या एम्प्लॉइज की रिकमेंडेशन, दोनों में फर्क है, माइन्यूट थिन लाइन डिफरेंस है। ये कह रहे हैं रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज, अपने जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है ना उनकी रिकमेंडेशन भी एक क्या है, तरीका है, क्या करने का, एक्सटर्नली वैकेंसीज को रिक्रूट करने का या उन्हें फिल करने का, ठीक है। देखते हैं, अंडर दिस मेथड एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज आर एनकरेज्ड,
इस मेथड में एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को क्या किया जाता है, एनकरेज किया जाता है टू रिकमेंड सुटेबल पर्सन, कि आप क्या करो, रिकमेंड करो सुटेबल बंदा, ठीक है ना, अमंग देयर फ्रेंड्स, किस में से, आपके फ्रेंड्स में से या आपके रिलेटिव्स में से, फॉर एम्प्लॉयमेंट, किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। सच एप्लीकेशंस आर लाइकली टू बी गुड एम्प्लॉइज, कह रहे इस तरह की एप्लीकेशन क्या हो सकती है, जो इस तरह की एप्लीकेशन आएगी या इस तरह के जो एप्लीकेंट आएंगे वो अच्छे एप्लीकेंट हो सकते हैं, बिकॉज देयर बैकग्राउंड इज सफिशिएंटली नोन, बिकॉज हमें उनका बैकग्राउंड पहले से ही पता होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, जैसे सिंपल सी बात है, अगर मैं तुम्हें यहीं पे एग्जांपल दूं, मान लिया अगर कोई बच्चा आना चाहता है, ठीक है ना, और मेरे को उसके बारे में पता नहीं है कि भाई उसका बैकग्राउंड कैसा है, तो मैं सिंपल सी बात है, क्योंकि मैं तुम्हारे से तो पूछूंगा ना, मैं तुम्हारे से तो पूछूंगा कि भाई सामने वाले का बैकग्राउंड यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से चल रहा है। यहाँ पे क्या मतलब, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, वो एग्जांपल तो ये कि वो आना चाहता है और मैं आपसे उसका बैकग्राउंड पूछ रहा हूँ, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हम ही क्या कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं कि भाई उस बंदे को, मतलब किसी भी बंदे को अगर आपकी जान पहचान में है तो लेके आओ, ठीक है ना, बिकॉज वो एम्प्लॉयमेंट के लिए बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपको? कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट है बच्चों, लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या है? फिर वही वाली बात, इसको पढ़ाने से पहले एक बार पुराने बता दो, हमने कितने पढ़ लिए, बोलो ना। 7 तरीके पढ़ लिए इंटरनल के, एक्सटर्नल के, अरे हाँ तो बोल चुके थे, तो वो तो बाद में बोला, हाँ तो कर दिया ना, ठीक है ना। एक्सटर्नल के कितने तरीके पढ़ चुके, जल्दी स्टार्ट हो जाओ। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर, एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसी, कैंपस प्लेसमेंट, रिकमेंडेशन ऑफ। तुम यार बीच में आके स्लो हो जाते हो तो फ्लो बिगड़ जाता है, ऐसे मत करो ना, थोड़ा मतलब फ्लो वो मेंटेन रखो। वापस से, डायरेक्ट, अरे थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करो, मतलब तेज इन द सेंस की स्पीड तेज कर दो, आवाज तेज मत करना, आवाज तो ये सही है जो बोल रहे हो। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर, एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसी, कैंपस प्लेसमेंट, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है ना, ऐसे बोलेंगे ऐसे सही रहेगा। चलो आगे है लेबर कॉन्ट्रैक्टर, है ना, ऐसे फ्लो में बोलते हैं हम, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सिंपल बहुत आसान। देखो, हमने ना एक बंदे को हायर किया है जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, बहुत सिंपली बोलूं तो वो है ठेकेदार। कौन है? ठेकेदार, ठीक है। और ये हमारा एम्प्लॉई है जो ठेकेदार है, वो कौन है? अब इस ठेकेदार के टच में बहुत सारे क्या है, वर्कर्स हैं, 205 वर्कर इसके टच में है। हमें जरूरत पड़ेगी ना, हम एक कॉल घुमाएंगे किसके पास, ए बुलाना 200-400 लड़कों को, हाँ जी, बुलाना 200-400 को, समझा क्या, ये लेके आएगा एक शॉर्ट नोटिस पे। हमें शॉर्ट नोटिस किसको देना है, जस्ट अभी जैसे हम कल भी बातचीत कर रहे थे कि भाई हम तो किसको बोल देते हैं, मान लिया एक बंदा हेड होता है, ये वही मान लिया ये हमारे यहाँ पे काम कर रहा है लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ये हमारा एम्प्लॉई है, हमने एक इसको कॉल, एक शॉर्ट नोटिस दिया। शॉर्ट नोटिस का मतलब है आज के टाइम में या तो व्हाट्सएप किया या उसे कोई हमने एक कॉल कर दिया, ठीक है ना, बोला भाई 50 लड़के चाहिए अर्जेंट, ठीक है ना, इस वाली साइट पे लेट सपोज हम ना वो है बिल्डर, है बिल्डर, हमारी अलग अलग साइट्स चल रही है ना, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, एक साइट पे आज ज्यादा बंदे चाहिए, तो हमने किसको बोला, ठेकेदार को, बोले तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर को, किसको, लेबर कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है। और जैसे इसको एक कॉल घुमाया, अगले दिन बंदे सुबह वहीं पे, ठीक है ना, तो ये भी एक तरीका है। अच्छा, ये प्रोफेशनल लोगों को फिल करने का तरीका है, बोलो ना, क्या तुम्हें क्या लगता है कैसा होगा ये, मतलब वाइब कैसी आ रही है, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड के लिए हो सकता है, और खासकर किसके लिए, अनस्किल्ड के लिए। या तुम्हें क्या लगता है कि प्रोफेशनल मैनेजरियल जॉब्स के लिए होता होगा? एक कह रहा ठेकेदार मेरे टच में, बताओ क्या चाहिए, बीटेक चाहिए, एमटेक चाहिए, आईएम वाला चाहिए, आईआईटी वाला चाहिए, सीए चाहिए, सीएस चाहिए, ठीक है ना, वैसे एक शॉर्ट नोटिस पे लाइन लगा दूंगा सीएस की, ऐसे कोई होगा?
नहीं, ऐसे नहीं होता। ये किसके लिए होता है? अनस्किल्ड के लिए होता है। किसके लिए होता है? लेकिन बच्चों एक बात है यहाँ पे, अगर ये जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है ना, ये अगर हमारे यहाँ से छोड़ के जाएगा, अगर ये हमारे यहाँ से समझ में तो आ गया होगा तुम्हें, अगर ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर हमारे यहाँ से छोड़ के जाएगा, तो वो जो पूरी पलटन इसके द्वारा हायर की गई थी ना, वो भी सब छोड़ के जाएंगे। बिकॉज वो कह रहा है ना, "ए, मालिक जा रहा है हमारा।" कौन जा रहा है? तो ये भी जाएंगे, है ना। तो इनका ऐसा सीन है, तो ये क्या बोलेंगे, वो एक गाना है ना, जाए जहां तू जाए, पाए मुझे ही पाए। आगे बस तुम कर लेने से कंटिन्यू, ठीक है ना। तो ऐसा कौन बोल रहा है? वो वर्कर्स बोल रहे हैं जो किसके द्वारा हायर किए गए? लेबर कॉन्ट्रैक्टर, है ना। ये बोल रहे, किसको बोल रहे? लेबर कॉन्ट्रैक्टर को बोल रहे। क्या बोल रहे? ये बोल दो ना। ये लेबर बोल रही है किसको? लेबर कॉन्ट्रैक्टर को। हाँ। कह रहे तू ऐसे गाएगा तो चले ही जाएंगे वाकई में। चलो, लेबर कॉन्ट्रैक्टर आपको समझा गया? पढ़ा दूं क्या? पका रहा हूँ क्या आपको? चलो ठीक है, पक रहे हो तो पक लो, अब मैं क्या करूँ। अंडर दिस मेथड इंटरमीडियरीज नोन एज एजेंट। कह रहे इस मेथड में जो इंटरमीडियरीज होते हैं, जिन्हें एजेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दलाल। अंडर दिस मेथड, क्या? दल नहीं, दल बदलू नहीं होते, दल बदलू अलग होते हैं। अंडर दिस मेथड इंटरमीडियरीज नॉन एज एजेंट्स। इंटरमीडियरीज जिनको एजेंट बोलते हैं, या लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी बोला जा सकता है इन्हें, यानी कि ठेकेदार, आर यूज फॉर हायरिंग अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर। इनको यूज किया जाता है किसको हायर करने के लिए? अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स को हायर करने के लिए। द कॉन्ट्रैक्टर्स कीप देमसेल्फ इन टच विद द लेबर। ये क्या बोल रहे हैं? जो कॉन्ट्रैक्टर है वो किसके टच में रहता है? एंड कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स। और ये क्या प्रोवाइड करा सकता है? जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है ना, उतने आपको अनस्किल्ड वर्कर प्रोवाइड करा सकता है एट शॉर्ट नोटिस। कॉल तो घुमा के देखो एक बार, लाइन लगा देंगे, लाइन, ठीक है ना वैसा। आगे, वर्कर्स आर रिक्रूटेड थ्रू लेबर कॉन्ट्रैक्टर। वर्कर्स को किसके थ्रू रिक्रूट किया जाता है? अच्छा, जो लेबर है उनके साथ हमारा डायरेक्ट इंटरफेस है या बीच में डायरेक्ट इंटरफेस नहीं है? किसका किसके साथ डायरेक्ट इंटरफेस है? ठेकेदार का लेबर के साथ, और ठेकेदार का कंपनी के साथ डायरेक्ट इंटरफेस है। हमारा किसके साथ डायरेक्ट इंटरफेस नहीं है? लेबर के साथ। हाँ, तो ये बोल रहा है कि वर्कर्स आर रिक्रूटेड थ्रू लेबर कॉन्ट्रैक्टर हु आर देमसेल्व्स एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये बता दो तो समझा। हु आर के बाद इसका मतलब क्या है? कह रहे वर्कर्स तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा हम क्या कर लेंगे? हायर कर लेंगे। हु आर देमसेल्व्स एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, कौन कौन किसकी बात कर रहा है? हु। वेरी गुड, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर खुद भी हमारा क्या है? एम्प्लॉय। बस ये मान के चलो उसका काम क्या है? लौंडे चाहिए तो बस फोन कर दो एक बार, शॉर्ट नोटिस पे आ जाएंगे, ठीक है ना। आगे देख लेना। हाँ, कुछ और ना करके चले जाए तुम्हारे साथ कभी रहा ये बोलो हादसा हो गया फिर। हाँ, आगे सुनो। हाउएवर, सुनो ना, ए देखो ना इधर। हाउएवर इफ द कॉन्ट्रैक्टर हिमसेल्फ डिसाइड टू लीव द, लेकिन लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टर ने खुद ही डिसाइड कर लिया कि मेरे को तो क्या छोड़ना है, अरे जी भर गया सर, ठीक है ना, अब नहीं करने का इधर तुम्हारे यहाँ पे काम। तो बोल रहे हैं ऑल द वर्कर्स एम्प्लॉयड थ्रू हिम विल फॉलो द कॉन्ट्रैक्ट। अरे जितने भी वर्कर उसने क्या किए थे, है ना। तो अब वो बिल्कुल ऐसा होगा, मतलब जैसे तुमने देखा हो ना, राजपाल यादव, अरे हमारे मालिक जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे। मालिक मालिक हम भी जाएंगे, तो ये वैसा ही है, ठीक है ना। समझ में आ रही है आपको बात? वापस से, अभी तक हम कितनी हेडिंग पढ़ चुके हैं? 8। ठीक है ना। एक लास्ट रह गई, उसको भी अभी नेक्स्ट फ्लो में कंप्लीट करा दूंगा। फिलहाल जल्दी से बोलो, रुको रुको, बोलना फ्लो में अच्छे से, थोड़ा स्पीड तेज रहना चाहिए तब मजा आएगा।
समझ में नहीं आती बात। डायरेक्ट, कैजुअल, नेटवर्क, एम्प्लॉयमेंट, प्लेसमेंट, कैंपस। बोल नहीं रहे हो तुम, सारे बोलो नालायक हो। अभी मैं आधा आधा नहीं बोलूं, तुम पूरा पूरा बोलो। चलो बोलो जल्दी से। कैजुअल, एम्प्लॉयमेंट, प्लेसमेंट, कैंपस, प्लेसमेंट, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय, लेबर, कॉन्ट्रैक्टर और फाइनली वेब पब्लिशिंग। मतलब नॉर्मली बोलेंगे तो वेब पब्लिशिंग होता है, क्या होता है, लेकिन जब उसे फ्लो में बोलेंगे थोड़ा खींच के बोलेंगे ताकि हमारा फ्लो बना रहे, रिदम बना रहना चाहिए ना। ठीक है, हाँ जी, चलो आगे। वेब पब्लिशिंग सुनो बच्चों, आजकल ये भी काफी पॉपुलर है। वेब पब्लिशिंग भी काफी क्या है, पॉपुलर है। इनफैक्ट, हाँ, इनफैक्ट आपने तो ऐसा, ये तो छोड़ो, मतलब ये तो पहले स्टार्टिंग तो हुई थी Naukri.com से। कहाँ से? Naukri.com, अपने नाम से ना, बना एक वेबसाइट Naukri.com, उस पर प्रोफाइल बनाओ, फिर वो मैच आते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके ना बहुत सारे लोगों ने धंधा बनाया, जैसे शादी.com बना दिया। मतलब शादी.com काफी ऐसे नहीं आज नया है, बहुत पुराना है। भाई इस, नहीं 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 नहीं, ये तुम्हें पता नहीं भाई इसने कितना बिलियन डॉलर आइडिया बताया, ठीक है ना। बस अब इस पे एग्जीक्यूशन करना बाकी है। उधर वो उसने मित्तल साहब ने शादी.com बनाया, तो ठीक है हम उसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बनाए साली.com। नालायक, जिंदगी में अभी उसे बोलते तुम्हारी उधर कमी है, शादी.com में कमी है, अभी हमें नेक्स्ट स्टेप और चाहिए, साली.com। छोड़ दो, जान दो, कुछ बोलना नहीं है मेरे को। सुनो सुनो, वेब पब्लिशिंग, वेब पब्लिशिंग में क्या होता है बेसिकली, ये स्पेसिफिकली डिजाइन वेबसाइट होती है जो किसके लिए बनाई गई होती है, जो ये भी एक टाइप का इंटरमीडियरी का काम करती है। किसका काम करती है? इन प्लेटफॉर्म्स पे, इन वेबसाइट्स पे एम्प्लॉयर भी अपनी प्रोफाइल बनाते हैं और एम्प्लॉयज भी अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, है ना। और जैसे जैसे भी आप एम्प्लॉयज, मतलब जो कैंडिडेट्स होते हैं, अगर मतलब जो अपनी वो डालते हैं, प्रोफाइल डालते हैं, है ना, उनको ना ये वेबसाइट का काम ये है कि अपने एल्गोरिथम से क्या करती है, वो सुटेबल जो मैच होता है ना, वो मैच क्या करती है, मैच बनाती है बेसिकली, है ना। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में क्या बनाती है, मैच बनाती है, ठीक है ना। जैसे एक एम्प्लॉय, एक कैंडिडेट अपनी क्या कर रहा है, प्रोफाइलिंग में क्या कर रहा है, अपलोड कर रहा है, उसने अपना सीवी डाला, अपनी डिटेल्स डाली, अपना एकेडमिक्स की डिटेल्स डाली, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की डिटेल्स डाली, आजकल काफी पॉपुलर है। ठीक है, तो अब उससे क्या है ना, उसके बेसिस पे ना इसकी प्रोफाइल जैसे जैसे कंप्लीट होती जाती है, कि तुम्हारी प्रोफाइल 78% हो गई, 82% हो गई, ठीक है ना, 95% हो गई, उसी के अकॉर्डिंग ये मैच दिखाना शुरू कर देता है कि इन इन कंपनीज में इस तरह की क्या है, वैकेंसीज है। अब ये बंदा क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह की वेबसाइट भी आजकल क्या है, काफी पॉपुलर है। और Naukri.com का आपने नाम सुना होगा, Shine.com का नाम सुना होगा, ऐसे ही हाँ, लिंक्डइन वगैरह आजकल बहुत यूज होती है सबसे ज्यादा। मतलब अगर प्रोफेशनल लोगों की बात करें, ठीक है ना, या मैनेजरियल लोगों की बात करें, तो लिंक्डइन काफी पॉपुलर है आज के टाइम पे, है ना। तो इस तरह की क्या है, मतलब आप इस तरह के प्लेटफॉर्म्स वगैरह है आजकल, जहाँ पे ये क्या करते हैं, मतलब एम्प्लॉयज की और एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट को क्या करते हैं, पूरा फुलफिल करते हैं, ठीक है। चलो देख लेते हैं। इंटरनेट इज बिकमिंग अ कॉमन सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट दीज डेज। आजकल इंटरनेट क्या है, काफी पॉपुलर सोर्स हो रहा है, ठीक है ना। बहुत मतलब ज्यादा आजकल क्या है, इसका बूम है एक टाइप से, ठीक है, लोगों को हायर करने के लिए। सर्टेन वेबसाइट्स आर स्पेसिफिकली डिजाइंड, कुछ वेबसाइट को डिजाइन ही इसलिए किया गया है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट बोथ जॉब सीकर्स एंड, कि जॉब सीकर की भी इंफॉर्मेशन देती है और जॉब यानी कि एम्प्लॉयर की भी, और हाँ, जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज हो सकते हैं उनकी भी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल वेबसाइट सच एज
www.naukri.com, shine.com, etc. ठीक है, yes or no? अच्छा बताओ, इंटरनल के कितने बच्चे होते हैं? दो। और एक्सटर्नल के? नो। ठीक है ना? हाँ, अगर मैं बात करूं कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग से, तो चलो कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग के 3 बच्चे, RST रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। फिर रिक्रूटमेंट के इंटरनल बच्चा, और इंटरनल के कौन? PT, P फॉर प्रमोशन एंड T फॉर। और एक्सटर्नल के कितने बच्चे? हाँ भाई सही है, इंटरनल में तो वही लिमिट रहती है, ठीक है ना, 2 बच्चे। अब एक्सटर्नली तो क्या हिसाब है? भाई एक्सटर्नल तो किसी के पास कोई हिसाब किताब नहीं है ना, इंटरनल का तो हिसाब देना पड़ेगा। अब मान लीजिए जैसे शादी.com है, ठीक है, तो वहां से तो हिसाब देना पड़ेगा, तो इंटरनली, ठीक है ना। अब ये भाई साहब कुछ और कॉन्सेप्ट लेके आते हैं आगे नेक्स्ट, तो अब उसका क्या हिसाब है, ठीक है ना, तो कहा नहीं जा सकता ना। तो सही है, इंटरनल के कितने बच्चे? 2। और एक्सटर्नल के? क्योंकि एक्सटर्नल तो कहीं कहीं से भी ला सकते हैं ना, किसी भी शहर से, वाइड रिस्पॉन्स आता है, आपको पता है, ठीक है ना। इन्फ्यूजन होता है न्यू ब्लड का। किसका इन्फ्यूजन होता है? हाँ, न्यू फ्लड का। कई बार एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से आप उग जाते हो ना, तो फिर आप मतलब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के लिए सोच सकते हो आप, बिकॉज सारी वैकेंसी किससे फिल नहीं की जा सकती। मैंने तो कुछ नहीं बोला, तुम कुछ ही समझो। चलो ठीक है, रस्सा फेंकना पड़ेगा फाइनली। 9 हो गए, कितने तरीके हो गए? 9। एक बारी बैक टू बैक चिपक के बता दोगे? रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। आर की जगह ओ। कुछ भी, जब तक सही नहीं बोलोगे मैं बुलवाता रहूंगा वापस से। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल और एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसी, कैंपस प्लेसमेंट, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, वेब पब्लिशिंग। ठीक है, क्या तू ये क्या कर रहा है? चलो, ये कोई नया तरीका, इसके बजाय अब ये आएगा कोई तरीका। तुम देखना भाई, अपनी जवानी में पूरे रंग दिखाएगा ये। अच्छा हाँ, अभी तो स्टार्टिंग हो गई ना, मतलब क्या, क्या से क्या हो गए तुम। हाँ, 11th में कितना मासूम सा था ये, है? अच्छा मासूम तू। चलो नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है तो इसी का ही, लेकिन क्या है, नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। मेरिट्स क्या एक्सटर्नल के? पहला क्या बोल रहा है? क्वालिफाइड पर्सन। ए प्रियंका चोपड़ा के बारे में ध्यान देना, प्रियंका चोपड़ा, इधर बुलाऊं अभी निक को, सुनो, क्वालिफाइड पर्सोनल, क्वालिफाइड, मुझे नहीं समझा मतलब। भाई अगर अंदर वाले, अभी इंटरनल वाले क्या है, वाहियात है, बाहर से तो क्वालिफाइड आएगा ना, है ना। अरे कोई लिमिट ही नहीं है ना, क्योंकि वाइडर चॉइस है आपके पास, क्या है, और जब वाइडर चॉइस है तो वाइडर चॉइस में से किसी पे भी हाथ रखो आप, ठीक है नहीं। आपको क्या करना है, पैसा फेंकना है, सैलरी अच्छी दो, फ्रेश टैलेंट लेके आओ, ठीक है ना, क्वालिफाइड बंदा जो आपकी जरूरतें पूरी कर सकता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन की आपके ऑर्गेनाइजेशन की जरूरतें पूरी कर सकता है, तो उसके लेके आओ ना तुम।
ठीक है, चलो ठीक है। हाँ वो ठीक, वो पार्शियलिटी नहीं करेंगे ना, ठीक बोल रहा, तो पार्शियलिटी नहीं करेंगे, बिकॉज हम एक प्रिंसिपल पढ़ गए थे, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। चलो, ए, अभी बोलने के लिए मैं नॉर्मली बोल देता हूँ। एक्सटर्नल सोर्सेज हेल्प मैनेजमेंट टू अट्रैक्ट क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड पीपल। ठीक है, कह रहे कि जो एक्सटर्नल सोर्स है वो मैनेजमेंट की हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है? टू अट्रैक्ट क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड पीपल। किसको अट्रैक्ट करने में? क्वालिफाइड और ट्रेन्ड पीपल को अट्रैक्ट करने में। टू अप्लाई फॉर वैकेंट जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई आप अप्लाई करो हमारे यहाँ पे जो खाली पोजीशन है ना, जो वैकेंट पोस्ट है, तो उसको मतलब उसके लिए आप क्या करो? अप्लाई करो। मतलब हम एनकरेज करते हैं एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू किसको? क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को। ठीक है ना, तो क्वालिफाइड पर्सनल मतलब क्वालिफाइड एम्प्लॉइज आएंगे। दूसरा क्या है? वाइडर, कोई हिसाब ही नहीं है। अरे देव तो तुम एक बार एडवर्टीजमेंट तो दो न्यूज़पेपर में, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो वाइडर चॉइस है। कह रहे हैं एक्सटर्नल सोर्सेज प्रोवाइड अ वाइड चॉइस एंड हेल्प द एंटरप्राइज टू मेक द राइट चॉइस ऑफ कैंडिडेट। इससे तो हमें वाइड चॉइस मिलती है, और उससे फाइनली क्या कर पाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन वाले, वो क्या कर पाते हैं बोलो? अरे लिखा तो आगे, क्या कर पाते हैं? राइट चॉइस कर पाते हैं। अरे एक बात बताओ, तुम्हें चॉइस ही एक मिली, ये है वो वो कह रहा ये चॉइस कोई ना, ये तो मजबूरी है ना? पहले लाचारी थी, अब क्या है? मजबूरी। कह रहे ऑप्शन ही नहीं है और कोई, जिंदगी में इतनी कमी है। ठीक है, ये चॉइस कोई ना हुई, लेकिन अभी क्या हुआ? आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। क्या है? बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप सही चुनाव कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा बंदा प्रॉपरली क्या होगा? फिट होगा। ठीक है ना, तो वैसा। अरे दो समझ में आएगी आपको। पहला, एक तो एक्सटर्नल का फायदा क्या है? क्वालिफाइड पर्सन है। दूसरा, तीसरा क्या है? फ्रेश टैलेंट। फ्रेश टैलेंट, टैलेंट कैसा आएगा? अभी जो हमारे यहाँ पे 20 सालों से काम कर रहे हैं उनको नॉलेज कैसी है? हाँ, उनको एक्सपीरियंस तो हो गया, काम तो करना था, लेकिन अभी मार्केट में जो नई नई चीजें चल रही है, नई नई टेक्नोलॉजी चल रही है ना, उसके लिए क्या होगा? उसके लिए तो अपने को नए नए बंदे लेके आने पड़ेंगे ना, तो फ्रेश टैलेंट आता है। ठीक है, देखो, थ्रू एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट द ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्सपेक्ट टू गेट फ्रेश टैलेंटेड कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट कर सकता है कि फ्रेश और टैलेंटेड कैंडिडेट्स आएंगे कहाँ से? ऑर्गेनाइजेशन के। दिस मीन्स द इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड। इसका मतलब क्या होगा? एंड न्यू आइडियाज इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब एक नई सोच का प्रचार और प्रसार होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है ना, बिल्कुल। रिश्ता नहीं है ना उनके, क्या है? 4+ वालों की एक टैगलाइन थी ना, ये रिश्ता चलो, रिश्ता वही, सोच नहीं। ठीक है ना, तो वैसा। नेक्स्ट है बच्चों, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। सुनो, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, जो पुराने जो एम्प्लॉइज थे ना, जिनकी आत्मा भी मर चुकी थी, जिनके अंदर कुछ चेतना बची ही नहीं थी अब। हाँ जी, जिनके अंदर कुछ चेतना बची भी नहीं थी ना अभी, है ना, भावना चली गई थी, कोई स्पिरिट नहीं थी। अभी वो वापस से इनके अंदर ना, इनकी बॉडी के अंदर सुरसुराहट पैदा होगी अभी। क्यों नहीं? अरे मतलब बॉडी के अंदर कुछ कुछ होगा। क्यों होगा? नया खून आ रहा है। क्या आ रहा है? ए तिवारी जी, अभी नहीं चलेगा, अभी नहीं बनेगी ये बात। ठीक है ना, नहीं नहीं नहीं, अभी तो काम करना पड़ेगा। अभी तो अपन लोग किस में थे? कंफर्ट जोन में थे। किस में थे? अभी नहीं, नए नए लड़के आ रहे हैं, अभी तो काम करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा पत्ता कट जाएगा। से सुनो, हाँ बोलो ना। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, जो कंपटीशन की भावना चली गई थी वो वापस से आ जाएगी। किसके आने से? नए खून के आने से, नए लोगों के आने से। ठीक है, एक्सटर्नल कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी ट्रेन्ड एंड टैलेंटेड। कह रहे हैं कि जो एक्सटर्नल कैंडिडेट होते हैं, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कैसे होंगे? ट्रेंड होंगे और टैलेंटेड होंगे। फिर बोल रहे हैं एज इंटरनल कैंडिडेट्स हैव टू कॉम्पीट विद देम, क्योंकि इंटरनल वालों को उनसे क्या करना पड़ेगा? कॉम्पीट करना पड़ेगा। इट इंड्यूसेस द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, ये पुराने वाले एम्प्लॉइज को क्या करेगा? ये चीज इंड्यूस करेगी, उन्हें क्या करेगी? मतलब फोर्स करेगी, कंपेल करेगी उन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को टू शो बेटर
परफॉर्मेंस की भाई अपनी बात बनने की। तिवारी जी, शर्मा जी, अब तो काम करना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है ना। अब ऐसे जो फ्री फंड की खा रहे थे ना, जो फ्री फंड की रोटियां तोड़ रहे थे अभी हम, अभी नहीं, अभी तो करके खानी पड़ेगी। अभी तो फुल्ली फुल्ली खा रहे थे, ठीक है ना, है ना। हाँ, अब तो बना के खानी पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे तुम अभी फुल्ली फुल्ली खा रहे हो, घर वालों का तो पैसा तोड़ रहे हो। जिस दिन, हाँ अच्छा, क्या जिस दिन कमाओगे पता पड़ेगा। वो सही कहते हैं कि भाई, कि शौक तो माँ बाप की दौलत में ही पूरे होते हैं, अपनी में तो बस जरूरत ही पूरी होती है। हाँ अच्छा, कोई बात नहीं, ये तो सोसाइटी है, जैसा दोगे हमारे साथ भी वैसे ही होगा। सही बात है कि नहीं है। खैर, तो बच्चों, एक्सटर्नल की मेरे को एमटी बता दो, एमटी क्या है। हाँ, ये तो दिखाने से पहले ही बोल देंगे, प्रियंका चोपड़ा इन, ठीक है ना। हाँ जी, पीसी इन एफसी, ऐसे भी बोल सकते हो आप, पीसी इन। ये क्या हुआ, प्रियंका चोपड़ा इन फॉरेन कॉर्नर, ऐसे कौन करता है नालायक। प्रियंका चोपड़ा इन फॉरेन कॉर्नर, पीसी इन एफसी, पी फॉर पर्सोनल, पी फॉर पर्सोनल, क्वालिफाइड पर्सोनल, सी फॉर चॉइस, वाइडर चॉइस, पीसी इन एफसी, एफ फॉर फ्रेश टैलेंट, एंड लास्ट सी फॉर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। नेक्स्ट है बच्चे, इसके कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं। इसके क्या भी है, डिमेरिट्स भी है। नहीं, आगे तो बढ़ाना पड़े, तुम तो माहौल बना दोगे, क्लास नहीं करानी। डिमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज, डिमेरिट्स ये है कि एलसीडी पे देखोगे आप। हाँ जी, पीसी इन एफसी, अरे पीसी इन एफसी का एलसीडी के साथ कनेक्शन है ना। पीसी को कहाँ पे देखोगे आप, एलसीडी पे तो देखोगे। क्या कह रहे हो। वाह, मतलब एलसीडी का भी कनेक्शन है ना। चलो देखो, एल फॉर लेंथी प्रोसेस, एल फॉर, ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। चलो ठीक है, लेंथी प्रोसेस क्यों है लेंथी प्रोसेस। अच्छा परी, तुम्हारे चेहरे से मुझे लग रहा है तुमने एक और नई ऑब्जर्वेशन निकाली है। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में को ये बता रही कि एक और नई ऑब्जर्वेशन। क्या मैं सही सोच पा रहा हूँ। नहीं सोच पा रहा हूँ। हंसी तो ऐसे नहीं आती। लेंथी प्रोसेस, बताओ एक्सटर्नल से हायर करना लेंथी प्रोसेस क्यों है। अरे अभी तुम सिलेक्शन देखने का, सुनो, चलो मैं सिलेक्शन दिखाई देता हूँ आपको। इधर देखो, सिलेक्शन की प्रोसेस है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी, फिर सिलेक्शन टेस्ट कंडक्ट कराने पड़ेंगे। इसमें भी क्या है, इसमें भी काफी सारे टेस्ट है ना। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट पति का सिलेक्शन टेस्ट कराओ, प्रोसेस अबे जब टेस्ट कराएंगे, ऐसे सिलेक्शन टेस्ट कराएंगे तभी तो प्रोसेस आगे बढ़ेगी। छपरी लोगों, अब नालायको, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ये है कि बाहर जाकर के बोलते बिजनेस, बाहर जाके बोलते बिजनेस स्टडीज बहुत वाहिया सब्जेक्ट है। नहीं नहीं, तुम लोग भी बोलते हो। हाँ जी, तो देखो कितनी लेंथी प्रोसेस है बेटा। पहले क्या करना पड़ेगा, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी, फिर सिलेक्शन टेस्ट, सिलेक्शन टेस्ट में भी इंटेलिजेंट पति का सिलेक्शन टेस्ट कराओ, प्रोसेस आगे बढ़ाओ। देन चलो बढ़ाते आगे, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा। अरे नमन भाई क्या आ रहा है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे बस सुनते जाओ, बस मैं तो ये बता रहा हूँ आज की कितनी लेंथी प्रोसेस है। आगे क्या है, सिलेक्शन डिसीजन होगा। देन, अरे छोड़ा नहीं है, प्रोसेस तो आगे बढ़ानी है, मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवाना है। क्या भी करवाना है, आगे जॉब ऑफर है। क्या है, हाँ बेटा, कॉमेडी तो ठीक ठाक ही कर लेता हूँ, तो बस ये है कि बस ये सोचता हूँ दूध
दूसरों के पेट पे काहे लात मारनी, ठीक है ना, पढ़ा रहे हैं पढ़ाने, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन, नेक्स्ट है क्या है, जॉब ऑफर, और फाइनली क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। 8 स्टेप लगाने होते हैं, कितने स्टेप लगाने होते हैं? अच्छा, तो ये लेंथी प्रोसेस है, क्या है भाई? पोस्टर वगैरह छपाओगे, एडवर्टीजमेंट दोगे, फिर वो आएगा, है ना, वो पहले पूल क्रिएट करोगे, फिर फिल्टर लगाते जाओ, 8 फिल्टर लगाओगे तब जाकर के कहीं पे बंदा क्या होगा, सेलेक्ट होगा, देन अरे अभी भी जिंदगी में अभी अभी भी कमी है, इसके बाद भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करानी पड़ेगी। क्या करानी पड़ेगी? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो बड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो दैट्स वाई ये इसका क्या है बच्चों, डिमेरिट है। जबकि इंटरनल के साथ ऐसा कोई सीन नहीं है। क्यों? वो उठा के यहाँ पे पटक देंगे इसको, चल भाई, ठीक है ना। हाँ बोलो ना, वैसा एक मेल ही तो भेजनी है कि कल से तेरे को इस वाले कैबिन में नहीं बैठना है, उस वाले में बैठना है। अरे ठीक है, देख लो कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हो ये। आगे सुनो, लेंथी प्रोसेस हो गई। अच्छा, ये सारा काम फ्री में हो जाएगा? मोटा पैसा लगता है भाई, मोटा पैसा, ठीक है ना। एम्प्लॉइज को कल भी तो मैंने इसमें डाली ना, आपने नहीं देखी? टेलीग्राम पे नहीं देखी? कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन वाली तो ठीक है, उसके नीचे वाली भी देखी आपने? हाँ, वो कह रहा है कि हमारे एम्प्लॉइज आते हैं लेकिन भग जाते हैं, आते हैं भग जाते हैं, ठीक है। तो वैसा, तो भाई ये सारे स्टेप लगाने में पैसा लगता है, क्या लगता है? पैसा लगता है। तो ये कॉस्टली भी हो जाती है प्रोसेस, क्या हो जाती है? कॉस्टली हो जाती है। और पहले थर्ड वाली भी सुन लो, फिर पढ़ा रहा हूँ। और कई बार क्या होता है बच्चों, जैसे हम बाहर से बंदा लेके आते हैं ना, मुझे बताओ, क्या पुराने वाले को दिक्कत नहीं होगी? मतलब तुम पुराने वाले को छोड़ करके, नहीं नहीं, तुमने ई की मात्रा कैसे लगा दी? मतलब बता, बोलते बोलते ई की मात्रा लगा दी। हम तो कह रहे हैं कि पुराने वाले को दिक्कत होगी, और तुमने इस पे ई की आ का डंडा हटा करके ई की मात्रा चढ़ा दी। ऐसे कैसे भाई? सुनो, ऐसे कोई ना होता है। अब तो कुछ भी घुमा सुन लेना। मेरे क्या मतलब है इससे? सुनो, डिससेटिस्फेक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ, कह रहे कि जब नए वाला बंदा आएगा ना, तो भाई पुराने वाले को दर्द तो होगा, ठीक है ना। भाई क्या करे, ऑर्गेनाइजेशन ने बेवफाई तो करी है, ठीक है ना, हमें छोड़ करके किसके पास चले गए? तो पुराने वालों के अंदर डिससेटिस्फेक्शन, उनके अंदर ना मतलब गुस्सा होगा, गुस्सा, है ना, वो गुस्से से भर जाएंगे, है ना, उनके अंदर एक बदले की आग रहेगी, ठीक है ना। तो वैसा, चलो देखो लेंथी प्रोसेस, क्योंकि खून नया आ रहा है, ये बच्चा बोल रहा है ऐसा। देखते हैं लेंथी प्रोसेस। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है, कैसी प्रोसेस है? एज वैकेंसीज आर पब्लिश, पहले से पब्लिश करेंगे, एंड द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू वेट फॉर द रेस्पॉन्स, उन्हें वेट करना पड़ेगा रेस्पॉन्स के लिए, किसके? प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट। और केवल वेट नहीं करना पड़ेगा, जब आएगा उसके बाद क्या लगानी पड़ेगी? वो पूरी सिलेक्शन प्रोसेस लगानी पड़ेगी, फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देंगे, तब जाके वो पहले तो वाहियात तरीके से परफॉर्म करेगा, फिर हम उसे फिर समझाएंगे, तब जाके कहीं 1-1.5 साल में कुछ तो रहा सा बनेगा, ठीक है ना, है ना। मतलब जो हिसाब किताब बनेगा वो 1-1.5 साल के बाद जाकर के बनेगा, तब जाकर के बंदा, अभी तुम देखो ना, तुम अपनी दुकान पे देख लो, ठीक है ना, तुम अपने बिजनेस में ना कोई नया बंदे को लेके आओ, कैसे हौले जैसे करता है वो, उधर उधर कस्टमर सर पे चढ़ा जा रहा है, वो इधर उधर देख रहा है, ठीक है ना, माहौल बनता कि नहीं बनता है भाई? पुराना पुराना ही होता है, ठीक है ना। चलो खैर, और ये बच्चों केवल लेंथी प्रोसेस नहीं, कॉस्टली भी है। इट इज वेरी कॉस्टली टू रिक्रूट स्टाफ फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। बाहर से बंदों को हायरिंग करना कोई आसान काम नहीं है, लेंथी तो है ही है, पैसा भी लगता है भाई। एज अ लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट ऑन एडवर्टाइजिंग एंड प्रोसेसिंग द एप्लीकेशन। एडवर्टाइजिंग करने में और एप्लीकेशंस को प्रोसेस करने में, इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट कराने में पैसा लगता है भाई, ऐसे कोई ना होता है। आगे, डिससेटिस्फेक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ, पुराने वाले एम्प्लॉइज गुस्सा हो जाएंगे हमारे से, है ना। अबे हम थे ना, साला हम मर गए थे क्या? इनकी जरूरत थी, हम काम नहीं कर रहे थे, आज तक नहीं करते हैं, 20 सालों से करते नहीं आए हैं। अब हम वो हो गए, मतलब पहले अब तक तो ठीक थे, अभी हमारे में 70 वो आ गए, 70 हमारे में 70 ऐप आ गए अब, ठीक है ना, अब हमारे, हाँ, अब ये काम नहीं करते, ये नालायक है, ये है वो है, भाई ठीक है, अभी नए नए लड़के आ रहे हैं तो ठीक है ना, करो ना, हम भी देखेंगे, हम, ठीक है ना। तो वैसा, तो डिससेटिस्फेक्शन रह जाता है। इट मे कॉज डिससेटिस्फेक्शन एंड फ्रस्ट्रेशन। सुनो ना, फ्रस्ट्रेशन बोले तो
हिचकिचाहट, चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ापन, तो पुराने एम्प्लॉयज चिड़चिड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। अमंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज कह रहे हैं कि जो पुराने वाले एम्प्लॉयज है वो डिससेटिस्फाइड होंगे और क्या हो जाएंगे, मतलब ऐसे चिक चिक करने लगेंगे हर बात में। दे मे फील दैट देयर चांसेस ऑफ प्रमोशन आर रिड्यूस। सुनो ना, उनके उनको एक मैसेज क्या जाएगा, जब हम बाहर से हायरिंग करेंगे तो उनको सीधा सीधा क्या मैसेज जा रहा है कि तुम्हारा प्रमोशन अब, और ये क्या, देखो अगर, क्या बोला, तुम्हारा सुनो, फाइनली तुम्हारा प्रमोशन अब नहीं होगा, उनको ऐसे मैसेज जाएगा। अच्छा, जब प्रमोशन नहीं होगा तो सिंपल, अभी वो चलो ठीक है, अगर काम कर भी रहे थे, क्या अभी करेंगे कि काम, मैं क्या करना, प्रमोशन तो मिलने का नहीं, वही कर लेगा, यही कर लेगा, आ तो रहा है, यही कर लेगा, है ना। हमें क्या करने का, जब हमें प्रमोशन नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, हम भी अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, तो वैसा हो जाए। फाइनली एल सी डी, एल फॉर लेंथी प्रोसेस, सी फॉर कॉस्टली प्रोसेस एंड डी फॉर डिससैटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। एग्जिस्टिंग पार्टनर, पार्टनर मैं पर्सनल लाइफ की कोई बात कर रहा हूँ, मैं तो प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। डिससैटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग, चलो सोर्सेज ऑफ, फाइनली ए सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का चार्ट बना हुआ है, दिख रहा है आपको कुछ थोड़ा बहुत, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्सेज, इंटरनल कितने होते हैं, 2, पीटी, पीटी बोले तो, और इसके कितने बच्चे, एक्सटर्नल के 9 बच्चे। अभी सुनो, रेडी 1 2 3 स्टार्ट। Casual callers, advertisement, employment exchange, placement agencies, campus placement, recommendation of employees, labor contractors, web publishing। थैंक यू वेरी मच बच्चों, इसी के साथ साथ हमारे टॉपिक पूरा हो जाता है, मतलब एक कंपोनेंट भी पूरा हो गया, कौन सा, रिक्रूटमेंट। कल हम करेंगे बच्चों सिलेक्शन, और सिलेक्शन नहीं पढ़ाऊंगा, सिलेक्शन क्या होता है, सीधा सीधा सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सिलेक्शन में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको स्टाफिंग प्रोसेस में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।